अनटाइटल्ड चैप्टर। चाहत उसे अपने करीब आता देखकर कुछ रीत नहीं करती। क्यों उसे लगता है सैयद अर्नब उसे फिर से हॉट बैग देने आ रहा है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। वो अपने इसी सोच में थी कि अर्नब ने अचानक से उसे अपने करीब खींचकर अपने लैप पर बिठा दिया। डॉट डॉट उसके ऐसे करने पर चाहत उसे देखने लगी तो अर्नब ने उसके कमर पर हाथ रख उसे कंफर्टेबली बिठाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया, उसे चूमने लगा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। उसके ऐसा करने से चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। पर धीरे धीरे वो भी अर्नब के प्यार में खोने लगी। उसके एक हाथ अर्नब की शर्ट पर कसती जा रही थी और दूसरे चॉकलेट से सने हुए हाथ अर्नब के चेहरे को रंग रहे थे। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। अर्नब के हाथ चाहत के कमर पर कसते ही चाहत के होठों खुल जाते हैं। दोनों के टंग आपस में उलझ जाते हैं। उनकी ये किस एक प्यासनेट किस के साथ फ्रेंच किस में बदल चुकी थी। धीरे धीरे अर्नब के होठ चाहत के गले पर चलने लगे। चाहत आंखें बंद किए अर्नब को फिल करने लगी, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते अर्नब रुक गया। वो नहीं चाहता था कि वो चाहत को इस वक्त परेशान करे, इसलिए वो वहां से बिना देर किए तेजी से निकल गया। उसके जाते ही चाहत अभी जो कुछ हुआ वो आता गया। कैसे अर्नब चॉकलेट को लीक कर रहा था, उसे किस कर रहा था, ये सब सोचते हुए उसके गाल लाल पड़ गए। उसने शर्माते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। नाइट क्लब। आदि, समर्थ और अयान तीनों जब क्लब में आते हैं तो सबकी निगाहें उन पर ही थम जाती हैं। लड़कियां तो आहें भरने लगी। वो तीनों सबको इग्नोर करते हुए आकार बार काउंटर पर बैठ जाते हैं। अपने अपने लिए ड्रिंक्स मंगवाते हैं। तीनों ड्रिंक्स कर रहे होते हैं कि एक लड़की जिसने शर्ट और डिपनेक वाली बोल्ड ड्रेस पहनी थी, वो आदि के पास आकर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, हे हॉटी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। आदि उस लड़की हाथ पकड़कर झटकते हुए मुस्कुराकर कहता है, नो बेब्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू बट समवन एल्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड ऑन यू। उस लड़की ने उसे कंफ्यूज्ड होकर देखा तो आदि ने उसे पीछे अयान की तरफ इशारा किया तो वो लड़की मुस्कुराकर अयान को डांस करने का ऑफर देती है। तो वो दोनों डांस करने चले जाते हैं। समर्थ अपने लिए ड्रिंक्स लेकर आ ही रहा होता कि एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है। समर्थ के कपड़ों पर सारा का सारा ड्रिंक गिर जाता है। वो उसे साफ करने लगा तो वो लड़की समर्थ को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। बिना देर किए वहां से निकल जाती है। समर्थ जब सिर उठाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। समर्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उसे जाता हुआ दिखाई देती है। समर्थ उसे जाता हुआ देखकर कहता है, अजीब बंदी है। समर्थ अपना ड्रिंक लेकर आदि के पास आता है तो आदि कहता है, अबे ये क्या हुआ। समर्थ ने अपना ड्रिंक काउंटर पर रखते हुए कहता, यार वो एक बंदी टकरा गई मुझसे, उसी ने गिरा दिया ये ड्रिंक। बड़ा एटीट्यूड है यार, उसने सॉरी तक नहीं बोला मुझसे, घमंडी काहे की। आदि ने गलती से उसकी ड्रिंक उठाकर पीते हुए कहता है, छोड़ना बंदी, तेरे हॉटनेस को देख बोल्ड हो गई होगी। समर्थ मुंह बनाते हुए कहता है, तू रुक यही, मैं आता हूँ इसे साफ करके। समर्थ वहां से चला जाता है। आदि ड्रिंक की सिप लेते हुए आयान को डांस करते हुए देख रहा था कि तभी अचानक फोन बजने लगा। इतने शोर शराबे में आदि ने बिना ध्यान दिए फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, समर्थ भाई। ये आवाज सुनते ही इतने शोर शराबे के बीच भी आदि का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकले। वो फोन को पकड़े खड़ा था। वही दूसरी तरफ निशा जिसने रिकल किया था, उसका भी दिल उतनी ही तेजी से धड़क उठा। निशा ने फोन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो भी जैसे समझ गई हो कि फोन दूसरी तरफ समर्थ नहीं बल्कि कोई और है। लफ्ज तो निशा के पास भी नहीं थे, दोनों के बीच थी तो बस ये खामोशी जो इनके दिलों के लफ्जों को बयां कर रही थी। निशा बिना कुछ बोले बस फफक कर रो पड़ी। उसके रोने की आवाज फोन पर साफ सुनाई दे रही थी। उसके आंसुओं में उसका दर्द झलक रहा था। आदि बिना कुछ बोले बस उसे सुनता रहा। आंखें तो उसकी नम थी। क्या था क्यों था कहना बहुत मुश्किल था। आदि को जब सामने से समर्थ आता दिखाई दिया तो उसने झट से फोन काट दिया। आपने अंशुओं को छुपा लिया। समर्थ ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ चले। आदि ने हम कहा तो तीनों चल दिए। जन्नत बिला। चाहत कब से हल में उन तीनों का इंतजार कर रही थी, पर वो तीनों अब तक नहीं आए थे। अर्नब जब अपना काम खत्म कर आता है तो उसे चाहत हल में बैठी हुई दिखाई देती है। अर्नब मुंह बनाते हुए कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है, अब इसे कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। अर्नब नीचे आता है। वो चाहत से कुछ कहने वाला होता है कि तभी समर्थ, आदि और आयान नशे में झूमते हुए बाहर आते हैं। तीनों इतने नशे में थे कि आयान नीचे तक गिर गया। उन तीनों को ऐसे नशे में धुत देखकर डरते हुए अर्नब की छुपे छुप जाती है, क्योंकि जब अर्नब ऐसे नशे में आया था तो उसने जो किया था उसके बाद चाहत डर गई थी।
चाहत अर्नब के पीछे से ही उन तीनों को झांकते हुए देख रही थी। अर्नब का बाजू उसने कसकर पकड़ा हुआ था। अर्नब ने जब चाहत को ऐसे देखा तो वो हाथ बढ़ाकर उसके सर को थपथपाते हुए प्यार से कहता है, डोंट वरी बच्चा, डरो मत। अच्छी से देख लो अपने देवर और जेठ को, इन्हीं लोगों को नसेड़ी और बौड़े कहते हैं। तुम डरो मत। अर्नब के ऐसे कहने पर चाहत उसके पीछे छुपकर ही हमें सर हिला देती है। अर्नब के ऐसे कहने पर आयान अपनी नसीली आंखों से देखते हुए कहता है, मैंने भी नहीं है, मैंने भी नहीं है। अर्नब ने उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसके गाल पर हल्के से मारते हुए मुस्कुराकर कहता है, हम मेरे लाल, तूने भी नहीं है। गधा कहेका चल भी नहीं पा रहा नशे में और कह रहा है मैंने भी नहीं है, तेरा नशा तो सुबह उतारता हूँ। उसके ऐसे कहने पर चाहत को भी हंसी आ जाती है। अर्नब और चाहत मिलकर उन तीनों को कमरे में छोड़ते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। हमेशा की तरह दोनों अलग अलग सोते हैं। हमेशा की तरह अर्नब चाहत के सो जाने के बाद उसे गले लगाते हुए सो जाता है। सुबह का वक्त, चाहत नसाता बना रही होती है। तभी बाहर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अर्नब अग्निहोत्री कहाँ मुंह छुपाकर बैठा है, बाहर निकाल। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज काफी तेज होती जा रही थी, जिसे सुनकर अर्नब नीचे आता है। उसके साथ ही आदि, आयान और समर्थ भी आते हैं। आयान झुंझलाकर कहता है, ये कौन गला फाड़ रहा है सुबह सुबह? कोई इस भोंपू को चुप करवाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है यार। साव लोग देखते हैं तो कोई लड़की गुस्से से अंदर आकर सीधा अर्नब का कलर पकड़ लेती है, जिसे देखकर साव की आंखें मानो बाहर आने को थी। तीनों नशा तो बिल्कुल गायब हो चुका था। अर्नब के आंखों से मानो ज्वालामुखी बरस रही थी। वो अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरे जा रहा था। आज के लिए इतना ही। ये बोल नहीं सकती और आप दोनों में पति पत्नी का रिश्ता तो है ना? चाहत नसाता बना रही होती है। तभी बाहर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अर्नब अग्निहोत्री कहाँ मुंह छुपाकर बैठा है, बाहर निकाल। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज काफी तेज होती जा रही थी, जिसे सुनकर अर्नब नीचे आता है। उसके साथ ही आदि, आयान और समर्थ भी आते हैं। आयान झुंझलाकर कहता है, ये कौन गला फाड़ रहा है सुबह सुबह? कोई इस भोंपू को चुप करवाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है यार। साव लोग देखते हैं तो कोई लड़की गुस्से से अंदर आकर सीधा अर्नब का कलर पकड़ लेती है, जिसे देखकर साव की आंखें मानो बाहर आने को थी। तीनों नशा तो बिल्कुल गायब हो चुका था। अर्नब के आंखों से मानो ज्वालामुखी बरस रही थी। वो अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरे जा रहा था। उस लड़की को देखकर सब हैरान थे। समर्थ का तो सारा नशा ही उतर गया था। वो हैरत से उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की ने अपने दांत पीसते हुए अर्नब की आंखें में आंखें डालकर कहा, हाउ डरे यू मिस्टर अग्निहोत्री, हाउ डरे यू टू किडनैप माई फ्रेंड। अर्नब का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने उसका हाथ अपने कॉलर से छुड़ाकर झटक देता है तो वो लड़की गिरने वाली होती है कि समर्थ उसे गिरने से पहले ही थाम लेता है। समर्थ के संभालने पर वो लड़की जब समर्थ की ओर देखती है तो दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है। जहां समर्थ बिल्कुल संती से उसे देख रहा था, वही वो लड़की उसे देखकर वैसे ही हैरान थी जितना थोड़ी देर पहले समर्थ खुद था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि उतने में पुलिस आ जाती है। अर्नब को देखकर पुलिस कहता है, सर आपके नाम पर अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। उनकी आवाज से दोनों होश में आते हैं, एक दूसरे से अलग अलग खड़े हो जाते हैं। तभी आयान उस लड़की को देखकर सामर्थ के कान में कहता है, यार अब किसे किडनैप कर लिया इसने, ये बंदा कब क्या कर दे किसी को पता नहीं। बे से जो भी कहो लड़की में गौर तो है, साथ हॉट और खूबसूरत भी क्यों है ना। समर्थ ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। फिर आगे आकर अर्नब के साथ खड़े होते हुए कहा, क्यों इंस्पेक्टर, किस गुनाह है मैं आप अर्नब को जेल लेकर जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने उस लड़की को देखकर कहा, मिस्टर राजपूत, मिस खुराना ने मिस्टर अग्निहोत्री पर उनके दोस्त को जबरदस्ती किडनैप करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी दोस्त काफी दिनों से गायब है और उन्हें खबर मिली है कि वो यही इसी विला में है। अर्नब ने चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, हैव यू लॉस्ट योर माइंड इंस्पेक्टर, हाउ कैन आई किडनैप हिज फ्रेंड व्हेन आई डोंट नो हिम। मुझे तो ये किसी पागल खाने से भागी हुई सरफेरी लड़की नजर आती है, पहले जाकर इसके दिमाग का इलाज कीजिए। वो लड़की अर्नब को गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहती है, कान खोलकर सुनो मिस्टर अर्नब अग्निहोत्री, प्रिशा खुराना तुमसे तो क्या किसके बाप से नहीं डरती। अगर मुझे जरा सा भी पता चला कि तुमने मेरी फ्रेंड के साथ कुछ किया है तो तुम्हें यही तुम्हारे इस भूत बंगले में जिंदा गाड़ दूंगी, समझे तुम। उसकी बात सुनकर आयान और आदि अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहते, अरे बाप रे, ये लड़की तो गुंडी निकली, सीधा गाड़ने की धमकी दे रही है। वही सामर्थ का मन कर रहा था,
वो प्रिशा के मुंह पर फेविकल मार दे। वो बिना सोचे समझे ही अर्नब जैसे सन की आदमी से पंगा ले रही थी। अर्नब भी उसे घूरता हुआ कहता है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? तुम्हें इस दुनिया से ऐसे गायब करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी ढूंढ नहीं पाएंगी। तभी आदि उस पुलिस ऑफिसर से जाकर कहता है, अरे सर आप पुलिस हैं ना? रुकिए इन दोनों को, दोनों आपके सामने एक दूसरे मारने की धमकी दे रहे हैं और आप खड़े देख रहे हैं। वो पुलिस वाला आदि की बात सुनकर आपकी काले चढ़ाते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो। उन दिनों को रोकते हुए कहा, रुको। उसके पर प्रिशा और अर्नब दोनों उसे घूर कर देखते हैं तो वो थोड़ा डरते हुए पीछे हट जाता है। आदि ने फिर से उसे धक्का देते हुए कहा, अरे सर आप डर क्या रहे हो? आपको तो उन दोनों को डराना चाहिए। वो पुलिस ऑफिसर आदि को घूरता हुआ कहता है, तुम चुप करो। देख नहीं रहे हो, एक तोप का गोला है तो दूसरा डाकू सुल्तान। यार पुलिस वालों को भी जिंदगी होती है। मैं इन दोनों के बीच शाहिद नहीं होना चाहता, इसलिए तुम चुप रहो, समझे? यहाँ एक तरफ प्रिशा और अर्नब लड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आदि और पुलिस वाले में भी बेहोश छिड़ चुकी थी। समर्थ को समझा नहीं आ रहा था कि वो रोके तो रोके किससे। समर्थ आयान को देखता है जो सोफे पर चिप्स लिए बैठकर अर्नब और आदि को चीयर कर रहा था। आयान चिल्ला रहा है, ये अर्नब छोड़ना मत। तू अर्नब सिंह है, हार गया तो तेरी नाक छोटी हो जाएगी। ये आदि तू तो मेरा यार, मेरे बरसे का प्यार है, तू भी मत हारना मेरे भाई। इतने शोर के बीच अचानक एक पायल की आवाज उस शोर को चीरते हुए सबके कानों में पड़ी। सबने एक साथ देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि सीढ़ियों पर चाहत खड़ी थी। हल्के पिंक कलर की सूट, बालों का पेटिशन किए हुए, बीच में सिंदूर, हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां, होठों पर लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र पहने खड़ी थी। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे ऐसे कर देखकर आदि, समर्थ और यान तीनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की वही फटे कपड़े में रहने वाली चाहत है। चाहत को ऐसे देखकर अर्नब की आंखें उस पर टिक सी गई थी। वो पल के झपकाना ही भूल गया था। वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ब्यूटीफुल। अर्नब देखता है तो ये इंस्पेक्टर था। जब उसकी नज़र का पीछा करता तो उसकी चाहत पर थी। अर्नब उसे ऐसे देखता है जैसे अभी उसे गोली मार देगा। तभी प्रिशा दौड़कर चाहत को गले लगा लेती है। चाहत की आंखों में खुशी तो थी पर एक अनजाना सा डर दिखाई दे रहा था। वही सब उन दोनों को देख रहे थे। प्रिशा चाहत अलग होकर कहती है, चाहत तू कैसी है? तू ठीक है ना? तू बता मुझे। अर्नब की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये आदमी, ये तुझे परेशान नहीं करता? तुझे डांटा तो नहीं ना? चाहत नम आंखों से नामे सर हिला देती है। तभी प्रिशा चाहत का हाथ पकड़कर सबके सामने लाते हुए प्रिशा इंस्पेक्टर से कहती है, सर मैंने कहा था ना मेरी दोस्त को किडनैप किया है। देखिए ये रही मेरी दोस्त चाहत कपूर। सब हैरान होकर उन दोनों को देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर ने बड़े प्यार से कहा, हेलो मिस कपूर। तभी उसे किसकी नजरें खुद पर महसूस हुई। उसने देखा तो ये अर्नब था। उसे गुस्से में देखकर इंस्पेक्टर ने अपनी बात बदलते हुए कहा, आई मीन मिसेज अग्निहोत्री, आप बताएं क्या आपको किडनैप किया गया है, या मिस्टर अग्निहोत्री ने आपको डराया धमकाया या कोई जुर्म किया है? चाहत ने एक नज़र अर्नब को देखा जो उसे ही देख रहा था। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार में चलने लगी। उसके आंखों में नमी आ गई। अर्नब ये देखकर चाहत से कहता है, हम बोल दो कि तुम पर मैं झूम करता हूँ, तुम्हें मरता पिटता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, बोलिए घबराए मत। चाहत अब भी चुप रही तो प्रिशा ने कहा, सर ये बोल नहीं सकती। अर्नब ये सुनता है तो गुस्से से तिलमिला उठता है और प्रिशा को देखकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। कुछ कह नहीं रहा तो जो मुंह में आया बोले जा रही हो। तुम्हें किसने कहा ये बोल नहीं सकती? तभी इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, कमाल है अग्निहोत्री साहब, बीबी आपकी है और एक छत के नीचे एक कमरे में रहने के बावजूद आप ही नहीं जानते कि आपकी बीबी बोल सकती है या नहीं। वैसे आप दोनों में पति पत्नी का रिश्ता तो है ना, या वो आपकी सिर्फ? अर्नब ने गुस्से से उस इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज। इस लड़की ने कुछ भी कहा और तुम मान गए पर नहीं मानता, सुना तुमने, मैं नहीं मानता, अर्नब ने चिल्लाते हुए कहा। तभी समर्थ ने कहा, अर्नब यह प्रिशा सच कह रही है, चाहत सच में नहीं बोल सकती, छोड़ो तुम उन्हें। समर्थ की बात जब अर्नब के कानों में पड़ी तो वो एकदम से 2 कदम लड़खड़ा गया, मानो उसमें जान ही न बजी हो। उसने मुड़कर हैरानी से चाहत को देखा जो उसे ही अपनी आंखें से देख रही थी। उसके आंखों में रुका आंसू अब गाल पर लुढ़क आए। सैयद उसे इसी बात का डर था जो पल भर में हकीकत बन गया। जब 43 तुमने किस हक से छुआ मुझे? चाहत ने एक नज़र अर्नब को देखा जो उसे ही देख रहा था।
अचानक उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार में चलने लगी। उसके आंखों में नमी आ गई। अर्नब ये देखकर चाहत से कहता है, हम बोलो, बोल दो कि तुम पर मैं जुल्म करता हूँ, तुम्हें मरता पिटता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, बोलिए, घबराए मत। चाहत अब भी चुप रही तो प्रिशा ने कहा, सर ये बोल नहीं सकती। अर्नब ये सुनता है तो गुस्से से तिलमिला उठता है और प्रिशा को देखकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। कुछ कह नहीं रहा तो जो मुंह में आया बोले जा रही हो। तुम्हें किसने कहा ये बोल नहीं सकती? तभी इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, कमाल है अग्निहोत्री साहब, बीबी आपकी है और एक छत के नीचे एक कमरे में रहने के बावजूद आप ही नहीं जानते कि आपकी बीबी बोल सकती है या नहीं। बे से आप दोनों में पति पत्नी का रिश्ता तो है ना, या वो आपकी सिर्फ। अर्नब ने गुस्से से उस इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज। इस लड़की ने कुछ भी कहा और तुम मान गए, पर नहीं मानता, सुना तुमने, मैं नहीं मानता, अर्नब ने चिल्लाते हुए कहा। तभी समर्थ ने कहा, अर्नब यह प्रिशा सच कह रही है, चाहत सच में नहीं बोल सकती, छोड़ो तुम उन्हें। समर्थ की बात जब अर्नब के कानों में पड़ी तो वो एकदम से 2 कदम लड़खड़ा गया, मानो उसमें जान ही न बजी हो। उसने मुड़कर हैरानी से चाहत को देखा जो उसे ही अपनी आंखें से देख रही थी। उसके आंखों में रुका आंसू अब गाल पर लुढ़क आए। सैयद उसे इसी बात का डर था जो पल भर में हकीकत बन गया। समर्थ ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट ये हमारा फैमिली मैटर है तो इसे हम संभालेंगे। फिर गुस्से से प्रिशा को देखकर इंस्पेक्टर से कहा, साथ ही मुस्कुराना, अपना अफेयर कल सुबह वापस ले जाएगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके ऐसे कहने पर इंस्पेक्टर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही एक सन्नाटा पसर जाता है। अर्नब वहाँ से सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। वही चाहत उसे जाते हुए देख हुए नम आंखों से देख रही थी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसे डर लग रहा था जो अर्नब उसे इतनी नफरत करता है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह कि एक मौका नहीं छोड़ता उसे तड़पाने का, उसे नीचा दिखाने का। कहीं ऐसा ना हो कि अर्नब अब उसे घर से निकल दे। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो क्या करेगी वो? उसे फिर से स्वयं कपूर के उस नर्क में जाना होगा जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। और कोई ऐसा था भी नहीं जिसे चाहत अपना कह सके, और वो प्रिशा पर तो खासकर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि एक बार उसकी वजह से प्रिशा ने अपने प्यार, अपने प्रेम को खो दिया। अगर चाहत उन दोनों की जिंदगी में नहीं होती तो वो दोनों आज साथ होते। चाहत खुद को प्रेम की मौत की वजह मानती थी। उसे अब रुका नहीं गया, वो भी वहां से चली गई। प्रिशा वहां उन दोनों को हैरत से देख रही थी, जैसे समझाने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो डर चाहत को था वही डर तो आदि, समर्थ और अयान के मन में पनप चुका था, क्योंकि चाहत के प्रति अर्नब की ये नफरत से सब वाकिफ थे। प्रिशा आज ही यहाँ आई थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। वो वहाँ खड़ी ही थी कि समर्थ ने उसके हाथ को पकड़कर घसीटकर बाहर ले जाने लगा। तो आदि ने उसे रोकते हुए कहा, समर्थ ये क्या कर रहा है? प्रिशा को कहाँ ले जा रहा है? चल चल कर अर्नब को देखकर आते हैं। समर्थ जो हमेशा से शांत रहता था, आज उसके आंखों से ज्वालामुखी बरस रही थी। आज पहली बार उसने चिल्लाते हुए कहा, आज इस लड़के और मेरे बीच कोई नहीं बोलेगा। सुना तुम दोनों ने? उसके ऐसे रिएक्ट करने पर आदि और अयान जहाँ हैरान थे, वही प्रिशा उसकी दरबानी आवाज सुनकर कांप उठी। सामर्थ घसीटकर उसे बाहर ले जाने लगा। प्रिशा उसे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर समर्थ ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। समर्थ ने उसे घसीटकर बाहर लाते हुए उसे छोड़ देता है। उनके बाहर आते ही अचानक हो रही धीमी बारिश अब हल्की तेज हो गई। समर्थ और प्रिशा को अपने साथ भिगोने लगी। कहते हैं कि बारिश अपने साथ प्यार लेकर आती है, पर आज कुछ अलग था। आज ये बारिश अपने संग नफरत लेकर आई थी। उसके अचानक ऐसे छोड़ने से प्रिशा गिरते हुए बच जाती है। प्रिशा गुस्से से ठीक से खड़े होते हुए समर्थ से कहती है, हाउ डरे यू टच मी? तुमने किस हक से छुआ मुझे? समर्थ उसे गुस्से से देखकर कहता है, चिल्लाओ मत, क्योंकि मुझे भी चिल्लाना आता है। और क्या कहा तुमने? हक की बात तुम मत ही करो तो अच्छा है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। तुम्हें किसने हक दिया था एक बनते रिश्ते को बिगाड़ने का? विस्मय अधिबोधक चिन्ह। किसने कहा था यहाँ आकार हंगामा करने को? तुम्हें तो दूसरों को दर्द देना अच्छा लगाया है ना? विस्मय अधिबोधक चिन्ह। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुम अनजाने में अर्नब और चाहत के प्यार की नहीं बिरहा की वजह बन गई। तुम्हारी वजह से जिस रिश्ते के जुड़ने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी आज इस वक्त मिट गई। ये बरसात उनके प्यार की गवाह नहीं बल्कि बिछड़ने का आगाज लेकर आई है।
पर इतना याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से अर्नब न चाहत के साथ कुछ भी गलत किया था तो मैं तुम्हें छूडूंगा नहीं प्रिशा खुराना। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। के हेठ हुए घर के अंदर चला जाता है। प्रिशा बुद बनी बारिश भीग रही। उसे तो अब भी समझ नहीं आता उसने किया क्या है। तभी अचानक बारिश का पानी उस पर गिरना बंद हो गया। प्रिशा देखा तो छाता लिए आदि और आयान खड़े थे। आदि प्रिशा की हालत समझा रहा था। उसने उसे कहा, सॉरी सामर्थ की तरफ से, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती है। प्रिशा ने सारी बातें पर गौर करते हुए कहा, क्या अर्नब को नहीं पता चाहत बोल नहीं सकती? आदि ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट हम में से किसी को नहीं पता था, पर आज अर्नब की बात से ये महसूस हुआ कि शायद वो ये बात नहीं जानता है। आयान ने कहा, उन दोनों का रिश्ता बहुत मुश्किल से ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, पर यह बात अर्नब को पता नहीं थी और अब पता चलने पर अर्नब कैसा रिएक्ट करेगा, और यही वजह थी कि समर्थ को तुम पर गुस्सा आ गया। आदि ने प्रिशा से कहा, तुम चिंता मत करो, घर जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके कहने पर प्रिशा चली गई। इस बीच दिन बीत गया और रात आ गई, पर न चाहत कमरे से निकली और न अर्नब स्टडी रूम से बाहर आया। तीनों को अब टेंशन होने लगी। तीनों को सबसे ज्यादा अर्नब के लिए डर था। अर्नब ने अंदर से कमरा बंद रखा था, इसलिए जब तीनों से रहा नहीं गया तो आदि चाहत के पास, समर्थ और आयन अर्नब के पास चले गए। दूसरी चाबी से जब उन दोनों ने द स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो हैरानी से अर्नब को देखने लगे। जब 44 अर्नब को चाहत की जरूरत है और तुझे पूरा जिला पैदा करना है। आयान ने कहा, उन दोनों का रिश्ता बहुत मुश्किल से ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, पर यह बात अर्नब को पता नहीं थी और अब पता चलने पर अर्नब कैसा रिएक्ट करेगा, और यही वजह थी कि समर्थ को तुम पर गुस्सा आ गया। आदि ने प्रिशा से कहा, तुम चिंता मत करो, घर जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके कहने पर प्रिशा चली गई। इस बीच दिन बीत गया और रात आ गई, पर न चाहत कमरे से निकली और न अर्नब स्टडी रूम से बाहर आया। तीनों को अब टेंशन होने लगी। तीनों को सबसे ज्यादा अर्नब के लिए डर था। अर्नब ने अंदर से कमरा बंद रखा था, इसलिए जब तीनों से रहा नहीं गया तो आदि चाहत के पास, समर्थ और आयन अर्नब के पास चले गए। दूसरी चाबी से जब उन दोनों ने द स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो हैरानी से अर्नब को देखने लगे, पर पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था। दोनों अंदर आए तो देखा अर्नब सोफे से टिककर नीचे बैठा हुआ अपनी कलेक्शन में से निकली शराब होठों से लगाए पी रहा था। वो उस कलेक्शन को किसी को छूने तक नहीं देता था। वो काफी पुरानी ब्रांड थी, जिसका नशा काफी हाई था। आयान ने जाकर उसके हाथ से वो बोतल छुड़ाते हुए कहा, बस कर अर्नब, और कितना पिएगा, छोड़ इसे। आयान को देखकर अर्नब ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तू भी मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? मुझसे झूठ बोल रहा है ना? तू भी मुझे और की तरह उस लड़की की तरह धोखे में रख कर धोखा दे रहा है ना? बोल तू क्या छुपा रहा है मुझसे, बोल। आया ने लगभग रोते हुए कहा, अरे मेरे बाप, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुझसे कोई झूठ क्या कोई सच नहीं बोला। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। समर्थ, बचा मुझे इस बावड़े से। नशे में भी इतना तेज पकड़ा है कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा। साला मुझे नशे में कब पहुंचा देगा पता भी नहीं चलेगा। फिर तू खाते रहना मेरे तेरबी पर चाहत के हाथ की टेस्टी हलवा पूरी। अर्नब मेरे लाल पीले छोड़ मुझे, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, मेरी पत्नी के हाथ की पहली रसोई तक नहीं खाई, तभी तक तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे चिंटू, पिंटू, किंटू, मुनी, चुनी, मीना, टीना भी पैदा नहीं हुए। समर्थ ने उसे कहा, अबे तुझे क्या पूरा जिला पैदा करना है? आयान ने उसे घूरा तो अचानक अर्नब भी हंसने लगता है। उसकी पकड़ छूट जाती है। आयान ने एक ही बार में कूदकर समर्थ के पीछे आ गया। समर्थ जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि अर्नब का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो गुस्से से सारी शराब की बोतल को एक एक कर तोड़ने लगता है। आयान समर्थ को पीछे से खींचते हुए कहा, चल यहाँ से चलते हैं, वरना कहीं ये शराब की बोतल हमारे सर पर ना फोड़ दे। चलते यहाँ से। अर्नब ने गुस्से में बहा सब कुछ तोड़ दिया था। वो इस वक्त गुस्से में बिल्कुल पागल था। इस वक्त उसे कुछ कहना मतलब दीवार पर सर फोड़ना था, इसलिए समर्थ को भी वहां से जाना सही लगा। दोनों वहां से निकल गया। अर्नब का गुस्सा होना जायज था, क्योंकि पहले ही वो अतीत के दर्द से उभर नहीं पाया था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। इस वो लड़की उसकी जिंदगी में आई, पर पलक झपकते ही वो एक सुकून देकर यहाँ से गायब हो गई। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। फिर चाहत का अनचाहे सिर्फ एक बदले का मोहरा बनकर उसकी जिंदगी में आना, और अब एक और अर्नब के हिसाब से उसे एक और धोखा मिला था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि अर्नब को यही लगता था कि चाहत फिर से उसकी खुशियां छीनने उसकी जिंदगी में आई है, जैसे सालों पहले स्वयं ने उनकी खुशियां छीन ली थी। उसे लगता था कि चाहत को घमंड है स्वयं कपूर की बेटी होने का। वही इतना दर्द सहन करने के वजूद उसका अर्नब के सामने टिक खड़ा रहना, अर्नब की बात का कोई जवाब न देना, वो ये सब अर्नब को इंसल्ट करने के लिए करती थी। उसे ये भी लगाता था कि चाहत उसे बहुत डरने का नाटक करने के लिए कुछ नहीं बोलती थी। अर्नब का कमरा। आदि जब कमरे में आया तो चाहत कहीं नहीं मिली। आदि पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, पर चाहत कहीं नहीं थी। वो ढूंढते हुए नीचे आया तो देखा तो चाहत खाना बना रही थी। आदि उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते फेरते हुए कहता है, गुड़िया तुम ठीक हो ना? उसके पूछने पर चाहत ने बस मुस्कुरा दिया, पर आदि उसकी आंखों में दिख रहे दर्द को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा था, क्योंकि चाहत की आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कितना ज्यादा रोई है। आदि ने बात को बदलते हुए कहा, बेसे क्या बना रही हो? चाहत ने उसे इशारे से समझाते हुए कुछ कहा। तब तक आयान और सामर्थ भी आ चुके थे। अब खाना बन रहा हो और हमारे मिस्टर भूखड़ तक खुशबू न पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? बे से मुझे कमेंट कर बताना कि मिस्टर भूखड़ का अवार्ड किससे जाता है, और हम भी कि हमारे सारे कैरेक्टर में से आपका फेवरेट कौन है? आयान ने तूफान के अंदर घुसते हुए कहा, क्या बन रहा है? खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। सामर्थ ने कहा, बे से गुड़िया क्या कह रही थी? अपने ब्रो से। आदि ने हंसते हुए कहा, यही कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए अर्नब का फेवरेट कोरियन सिजलर बना रही है। तभी चाहत ने कुछ और कहा तो आदि हंसते हंसते खामोश हो गया। दोनों उसे दिखते हुए कहते हैं, अब क्या कहा? आयन ने हंसते हुए कहा, अर्नब के लिए करेले का जूस बनाने को कहा होगा। तो आदि ने खामोशी से उदास लहजे में कहा, सैयद मेरा आखिरी दिन हो आज। उसके ऐसा कहते ही एक खामोशी सी छा गई। चाहत ने सबको डिनर दिया और अर्नब के लिए लेकर जाने लगी तो आयान ने उसे रोकते हुए कहा, चाहत मत जाओ, वो बहुत गुस्से में है, कहीं तुम्हें हार्म ना कर दे। आदि ने आयान बात काटते हुए कहा, नहीं आयान, जैसे जहर के लिए अमृत की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही अर्नब के नफरत को चाहत की जरूरत है। उसे रोको मत, जाने दो। चाहत ऊपर स्टडी रूम की ओर चली गई। वो अंदर आने लगी तो उसके कदम ठहर गए, क्योंकि पूरे कमरे में कांच पड़ा हुआ था, जो अर्नब की शराब के बोतल तोड़ने को वजह से हुआ था। चाहत संभालते हुए अंदर आने लगी तो अचानक उसके सर पर एक कांच की बोतल आकार लगी। उसके माथे से खून रिसरने लगे। आज के लिए इतना ही यार, जब मैं हर रोज आपके लिए पार्ट डाल सकती हूँ तो क्या आप थोड़ा कमेंट नहीं कर सकते? प्लीज कमेंट किया करो, इससे मुझे बहुत खुशी होती है, साथ ही मोटिवेशन मिलता है। जब 45 प्रू को छुओ मत, मुझे घिन आती है मुझे तुमसे। तो आदि ने खामोशी से उदास लहजे में कहा, सैयद मेरा आखिरी दिन हो आज। उसके ऐसा कहते ही एक खामोशी सी छा गई। चाहत ने सबको डिनर दिया और अर्नब के लिए लेकर जाने लगी तो आयान ने उसे रोकते हुए कहा, चाहत मत जाओ, वो बहुत गुस्से में है, कहीं तुम्हें हार्म ना कर दे। आदि ने आयान बात काटते हुए कहा, नहीं आयान, जैसे जहर के लिए अमृत की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही अर्नब के नफरत को चाहत की जरूरत है। उसे रोको मत, जाने दो। चाहत ऊपर स्टडी रूम की ओर चली गई। वो अंदर आने लगी तो उसके कदम ठहर गए, क्योंकि पूरे कमरे में कांच पड़ा हुआ था, जो अर्नब की शराब के बोतल तोड़ने को वजह से हुआ था। चाहत संभालते हुए अंदर आने लगी तो अचानक उसके सर पर एक कांच की बोतल आकार लगी। उसके माथे से खून रिसरने लगे। चाहत बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि अर्नब इस वक्त काफी गुस्से में था। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान अपनी आपा खो देता है। उसे एहसास भी नहीं होता कि उसे अनजाने में क्या हो गया। वो कांपते हुए अर्नब के करीब बढ़ने लगी। उसके बढ़ते कदम के साथ अर्नब गुस्सा बढ़ रहा था। वो चाहत को रोकने के लिए बाहर रखी सारी चीजों तोड़ देता है, पर फिर भी चाहत नहीं रुकती, उसके करीब बढ़ती जाती है। हर कदम के साथ जितना आगे बढ़ती उतना ही अर्नब उसे खुद से दूर करने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए चीजें फेंकता। अर्नब के करीब जाकर चाहत कांपते हाथों से उसे छूने लगी तो अर्नब ने उसके छूने से पहले ही उसका हाथ झटकते हुए कहा, छूना मत मुझे। मैंने कहा ना, रुको, छुओ मत, मुझे घिन आती है मुझे तुमसे। उसके चिल्लाने से चाहत के बढ़ते हुए हाथ हवा में रुक जाते हैं। उसकी आंखें पहले से ही नम थी। वो तो बस आज की रात अर्नब के संग जीना चाहती थी। क्या पता आज उसका अर्नब के संग आखिरी रात हो। क्या पता दोबारा उसे अर्नब को जी भर देखने का या करीब आने मौका मिले या मिले। चाहत जानती थी अर्नब दिल में किसी और लिए प्यार है और उसके लिए सिर्फ नफरत, पर फिर भी चाहत धीरे धीरे अर्नब के नफरत से ही बस्ता जोड़ने लगी थी। ऐसा कह सकते ये बस उसकी एक तरफा पाक मोहब्बत थी।
जो वो अर्नब से करने लगी थी। अर्नब ने चाहत को देखकर उसकी बाजू को पकड़कर जोर से दीवार से सटाते हुए कहा, कहाँ ना दूर रहो मुझसे। क्या जुबान के साथ साथ कान भी बंद है तुम्हारे? अब समझा आया कि तुम मेरे पास हो। ये बात जानने के बाद भी, तुम्हारे बाप को ये पैगाम भेजने के बाद भी बोकू नहीं आया तुम्हें लेने, क्योंकि उसे भी तुम जैसी गूंगी बेटी नहीं चाहिए। उसे तो तुमसे पीछा छुड़ाना था, मौका मिल गया उसे तुम्हें मेरे सर मरने के लिए। क्यों सही कहा मैंने, वरना तुम जैसी गूंगी लड़की से कौन ही शादी करता, कौन तुम जैसी लड़की को अपनी पत्नी बनाता। चाहत को बहुत दर्द हो रहा था, उसे ज्यादा उसके दिल को अर्नब की बातें चीरते हुए जा रही थी। पर पता नहीं अचानक अर्नब को क्या हुआ, अगले ही पल उसने चाहत को कसकर गले लगाते हुए रूंधे गले से कहा, क्यों किया ऐसा? तुमने भी मुझे और की तरह धोखा दिया ना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सुना तुमने, कभी माफ नहीं करूंगा। अर्नब के अचानक गले लगाने पर चाहत पहले तो घबरा गई, पर अगले ही पल चाहत ने उसे भी कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो दोनों की आंखें नम थी। चाहत ने आगे बढ़कर अर्नब के पहले माथे, फिर दोनों नम आंखों पर, फिर दोनों गाल को, उसके बाद प्यार से उसके नाक को चूम लिया। चाहत की छुअन की हमेशा अर्नब पर कुछ जादू सा कर जाती थी। अर्नब जो बहुत गुस्से में था वो एकदम शांत पड़ गया। अर्नब ने मुस्कुराकर अपने होठों की ओर इशारा किया तो चाहत शर्मा गई। वो वहां से जाने लगी तो अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत ने मुड़कर अर्नब को देखते हुए खाने की ओर इशारा किया तो अर्नब ने कहा, ओ खाना लगाता है, मुझे ये इशारों वाली लैंग्वेज सीखनी होगी। अर्नब ने खुद ही प्लेट उठाते हुए खुशी से कहा, मेरा फेवरेट, तुमने बनाया। चाहत ने हम में सर हिलाया तो अर्नब वहीं नीचे बैठ गया। चाहत भी बैठ गई, पर अर्नब खाने को बस देखे जी जा रहा था तो चाहत ने इशारे से कहा, खाए। अर्नब ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है माँ मुझे अपने हाथ से खिलाया करती हमेशा, पर जब से वो मुझे छोड़कर चली गई तब से किसी ने मुझे नहीं खिलाया। क्या तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी? चाहत ने हम में सर हिलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। अर्नब बहुत खुशी से खाने लगता है। अर्नब के चेहरे पर झलकती खुशी चाहत के दिल से उसके हर कहे शब्द को मिटा रही थी। चाहत सब कुछ भूलकर उसमें ही खो गई थी, क्योंकि वो जानती थी जो अर्नब उसके सामने वो सुबह बदल जाएगा। इस मासूम से अर्नब को पीछे छोड़कर एक पत्थर दिल इंसान का मुखौटा पहन लेगा। हम चाहत को धीरे धीरे मोहब्बत हुई थी, पर इस मासूम से अर्नब से जो इस वक्त सिर्फ उसका था। चाहत अपने सोच में गुम थी कि अर्नब ने उसे बाहों में उठा लिया। चाहत उसे देखने लगती है तो अर्नब उसे बाहर ले जाते हुए कहता है, अब क्या रात भर यही रहने इरादा है? चलो, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। उसकी बात सुनकर चाहत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। अर्नब चाहत को ले जाते हुए ऊपर से नीचे झांक कर देखता है, जहां समर्थ लैपटॉप पर बैठा था। आदि चाहत के बचे हुए काम को निपटा रहा था और आयान वो तो सोफे पर लेटे हुए चीरू से अपने पैर दबा रहा था। चीरू मुंह बनाते हुए उसके पैर दबा रहा था। अर्नब ने चाहत को पकड़े हुए ही एक छोटा सा बाउल उठा लिया। इससे पहले कि चाहत उसे रोकती, अर्नब ने नीचे छोड़ दिया, जो सीधा आयान के सर पर लगा। वो गुस्से से अपना सर सहलाते हुए कहता है, कौन है बे जिसकी इतनी हिम्मत हुई मुझ पर ये फेंकने की? उसके चिल्लाने से सब उसकी तरफ देखने लगे तो अर्नब ने नीचे देखते हुए कहा, मैं हूँ बे तेरा बाप। आयान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो वो शौक के मारे सोफे से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही सब ऊपर देखने लगे। सबकी हालात भी कुछ उसी की तरह थी। आयान ने उसे देखकर कहा, अरे बाप, तुझे सौंप देना है तो धीरे से देना, तेरा हर झटका 440 वोल्ट का झटका लगता है। फिर आपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरा छोटा सा दिल तेरे झटके झेल नहीं पाएगा और मैं बिना टिकट के ऊपर निकल जाऊंगा। अर्नब ने सबको इग्नोर करते हुए कहा, स्टडी रूम गंदा हुआ पड़ा है, जाकर साफ करो अभी के अभी। कहते हुए चाहत को लेकर कमरे में चला जाता है। आयान ने कूदते हुए कहा, इसे क्या हम इसके नौकर लगते हैं? जो ऑर्डर देकर चला गया। आदि ने झाड़ू और डस्टबिन उठते हुए कहा, चलना नौटंकी रहने दे आज उन दिनों को साथ। पता नहीं कल सुबह सूरज की किरण दोनों की जिंदगी में कौन सा तूफान लेकर आएगी। चल अब ज्यादा नाटक मत कर। आयान ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा यार। बड़ाऊ, दादी कब आएगी वापस? कब इस अर्नब का पिछवाड़ा सुझाओगी? समर्थ ने उसे साथ ले जाते हुए कहा, आ ले, रो मत, दादी आ रही है बहुत जल्द सबसे मिलने। 46 क्या शादी के बाद ऐसा होता है? और डेविल की बेपनाह मोहब्बत का ट्रेलर। अर्नब ने सबको इग्नोर करते हुए कहा, स्टडी रूम गंदा हुआ पड़ा है, जाकर साफ करो अभी के अभी। कहते हुए चाहत को लेकर कमरे में चला जाता है। आयान ने कूदते हुए कहा, इसे क्या हम इसके नौकर लगते हैं? जो ऑर्डर देकर चला गया।
आदि ने झाड़ू और डस्टबिन उठते हुए कहा, चलना नौटंकी रहने दे आज उन दिनों को साथ। पता नहीं कल सुबह सूरज की किरण दोनों की जिंदगी में कौन सा तूफान लेकर आएगी। चल अब ज्यादा नाटक मत कर। आयान ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा यार। बड़ाऊ दादी कब आएगी वापस, कब इस अर्नब का पिछवाड़ा सुझाओगी। समर्थ ने उसे साथ ले जाते हुए कहा, आ ले रो मत, दादी आ रही है बहुत जल्द सबसे मिलने। स्टडी रूम, उन तीनों के साथ चीरू भी साफ सफाई अभियान में साथ था। आयान मुंह बनाते हुए सफाई कर रहा था। आदि और समर्थ अपने अपने काम पर लागे हुए थे। आयान ने चिढ़ते हुए बैठकर कहा, भाग, मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं तो थक गया, मेरा सुंदर चेहरा मुरझा गया। आदि ने उस पर पोछा फेंकते हुए कहा, क्यों बे साले, तूने कौन सा तीर मार लिया तब से, जो थक गया। तब से एक ही जगह खड़ा झाड़ू मार रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा शादी के बाद तेरी बीवी तेरा बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर फेंकेगी तुझे। चीरू जो दूसरा पोछा मार रहा था उसने कहा, क्यों सर, शादी के बाद क्या ऐसा होता है, बीवियों पति को घर से उठाकर बाहर फेंक देती हैं क्या। समर्थ ने कहा, हम होता है ना। फिर आयान की तरफ देखकर कहता है, जब पति इसकी तरह निकम्मा हो। बे से तुम क्यों पूछ रहे हो, गर्लफ्रेंड पता ली क्या तुमने। चीरू ने थोड़ा शर्मा कर कहा, अरे नहीं सर, गर्लफ्रेंड कहा। वो अम्मा ने कहा कि मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है तो मुझे अब शादी और बच्चे कर लेना चाहिए। तो बस ये सब कहते हुए चीरू शर्म से लाल लाल हो गया था। आयान और आदि काम छोड़कर चीरू के अगल बगल आते हुए एक साथ कहा, आय हाय, हमारे होने वाले नए नवेले होने वाले दूल्हे का ये शर्म तो देखो, ये टमाटर के जैसे लाल लाल गाल तो देखो। आदि ने उसके बलाए लेते हुए कहा, हाय, होने वाले दूल्हे को किसकी नजर न लगे। आयान ने कहा, वैसे मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे घर का काम, खाना बनाना, बर्तन मजाना, कपड़े साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, पति के पैर दबाना। चलेगा सर, बल्कि चलेगा क्या दौड़ेगा। चीरू ने उसकी बात बीच में काटते हुए चमकती हुई आंखों से देखकर कहा। आदि ने कहा, बेटा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहले बात पूरी सुन लो और फिर ढिंढोरा पीटना। आयान ने उसे कहा, वही तो, मैं तो ये कहने वाला था कि उससे ये सब कुछ नहीं आता, वो तो एक नंबर की गुंडी है, कल ही अर्नब का कॉलर पकड़ कर गई है। पर जो भी कहो, बंदी बड़ी कुल एंड ब्यूटीफुल, नाम है उसका प्रशा। समर्थ जो उन कांच को समेट रहा था, अचानक उसके हाथ में चुभ जाता है। उसकी दर्द से एक आहे निकल जाती है, उसके हाथ से खून बहने लगा। आदि और बाकी सब ने उसे ऐसे देखकर डांटते कहा, क्या कर रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है, देख कितना खून बह रहा है। तभी आयान बोल पड़ा, लगाता है इसे प्रशा का अभिशाप लगा है। जितना इसने उसे डांटा था देखा नहीं कैसे रोते हुए गई थी वो यहाँ से। चीरू ने कहा, सर आपके हाथ से सच में बहुत खून बह रहा है, आप जाए हम कर लेंगे। समर्थ वहां से चला गया। वो अपने कमरे में आया तो उसके कानों में बार बार आयान की कही बात गूंज रही थी, वो रोते हुए गई है यहाँ। समर्थ को अच्छा नहीं लगता था, उसे याद करते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह का वक्त, समर्थ का कमरा। सुबह की धूप जब समर्थ की आंखों में पड़ी तो झट से उसकी आंखें खुल गई। वो उठा और जल्दी से बाथरूम रूम में घुस गया। जल्दी जल्दी बाहर आया, कबर्ड के पास खड़ा हो गया, एक एक कर सारे कपड़े निकालने लगा। इतने सारे कपड़े निकालने के बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, यार मुझे पहली बार ना लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। इतने सारे कपड़े हैं पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है जो मैं पहन कर जा सकूं। अब क्या करूं, कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजने लगी, सर आप इस व्हाइट शर्ट में कतई जहर लग रहे हैं। बाय गॉड, आज बेचारी लड़कियां तो मर ही जाएगी आपको देखकर, कहते हुए वो हंसने लगी। ये याद आते ही समर्थ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान गई। उसने उन सारे कपड़े में से एक व्हाइट शर्ट निकाली और तैयार होने लगा। आपने बालों को अच्छे से सेट करने लगा। वो नीचे आया तो देखा कि आदि और आयान बैठे हुए थे। समर्थ ने आते हुए कहा, क्या चाहत, और अर्नब में से कोई उठा। आदि ने कहा, नहीं कोई नहीं उठा। समर्थ ने कहा, ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। आयान ने शरारत से कहा, बेस तू जा कहाँ रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। बेस तू कतई जहर लग रहा है आज। समर्थ ने घूरा तो वो चुप हो गया। समर्थ जल्दी में वहां से निकल गया। अर्नब का कमरा। अर्नब और चाहत अब तक नींद की आगोश में ही थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। दोनों चेहरे पर एक अलग सा सुकून था जो सैयद एक दूसरे के साथ का था।
पर क्या ये साथ बस यही तक था या कुछ और? अपार्टमेंट। समर्थ की कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। समर्थ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए अंदर जाने लगा। वो आकर एक अपार्टमेंट के सामने रुका और डोर बेल बजा दी। आज के लिए इतना ही। आप दोनों के बीच कुछ कुछ चल रहा है क्या? और समर्थ और प्रिशा दिल आदि ने कहा, नहीं कोई नहीं उठा। समर्थ ने कहा, ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। आया ने शरारत से कहा, बे से तू जा कहाँ रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। बेस तू कतई जहर लग रहा है आज। समर्थ ने घूरा तो वो चुप हो गया। समर्थ जल्दी में वहां से निकल गया। अर्नब का कमरा। अर्नब और चाहत अब तक नींद की आगोश में ही थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। दोनों चेहरे पर एक अलग सा सुकून था, जो सैयद एक दूसरे के साथ का था। पर क्या ये साथ बस यही तक था या कुछ और? अपार्टमेंट। समर्थ की कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। समर्थ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए अंदर जाने लगा। वो आकर एक अपार्टमेंट के सामने रुका और डोर बेल बजा दी। 2-3 बार बजाने के बाद ही प्रिशा ने डोर ओपन किया। प्रिशा ने इस वक्त एक क्रीम कॉलर की नाइटी पहन रखी थी। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे। वो उबासी लेते हुए एक बाउल को आगे करते हुए आधी नींद में कहती है, लाओ भाया दूध दे दो। समर्थ जो प्रिशा को इस हॉट सी नाइटी में देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। उसके मुंह से भैया सुन समर्थ का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा बिल्कुल काला सा पड़ गया था। वो उसे ताड़ना छोड़कर घूरते हुए कहता है, हाउ डर यू कॉल मी ब्रदर? और क्या मैं तुम्हें दूध वाला नजर आता हूँ? अपनी आंखें खोलकर देखो इडियट। बेचारा समर्थ, बेचारा बंदा जिसकी याद में पूरी रात बिताई, सुबह इतना तैयार सैयार होकर आया और बंदी तारीफ भी की तो भैया टीयर्स ऑफ जॉय। आप सब बताना कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो करोगे? समर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर प्रिशा की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। वो फटी आंखों से उसे देख रही थी। फिर अचानक ही उसने बिना कुछ सोचे समझे ही समर्थ के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही प्रिशा गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही समर्थ को इस तरह प्रिशा का उसके मुंह पर दरवाजा बंद करना अच्छा नहीं लगा। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहा, प्रिशा ओपन द डोर। पर प्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो समर्थ ने दोबारा कहा, प्रिशा कैन यू हियर मी? आई सेड ओपन द डोर अदरवाइज मैं इसे तोड़ दूंगा। अंदर से प्रिशा ने गुस्से में कहा, क्या ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, ये मेरे बाप का घर है। अगर तुमने दरवाजा तोड़ा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और बे से भी तुम्हें किसने बुलाया यहाँ जो बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़े तुम? प्रिशा अपनी बकबक किए जा रही थी, पर जैसा कि समर्थ ने कहा था, उसने सच में एक झटके में दरवाजा तोड़ ही दिया। प्रिशा जो दरवाजे से लगकर खड़ी थी, अचानक समर्थ के दरवाजे को धक्का देने से वो भी झटक गई। इससे पहले कि उसका सर टेबल से टकराता, समर्थ ने वहां हाथ रख लिया, जिसे प्रिशा को चोट नहीं आई पर समर्थ को फिर उसी जख्म वाली जगह पर लग गया। उसे खून आने लगा। समर्थ जिसने प्रिशा को होल्ड किया था, उसके हाथों से बहता खून प्रिशा की मान को भिगो रहे थे। दोनों सीधे खड़े हो गए। समर्थ का ध्यान जब प्रिशा की मान पर गया तो उसने देखा कि उसके खून से प्रिशा की मान भर चुकी थी। वो जानता था भले ही ये गलती से हुआ हो, पर प्रिशा को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने प्रिशा की ओर हाथ बढ़ाकर उसके मान से खून हटाना चाहा तो प्रिशा ने उसे रोकते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहा, ये क्या कर रहे हो? समर्थ ने उसे बिना कुछ कहे उसके कंधे को पकड़कर पलटा दिया। प्रिशा ने देखा तो सामने आईने में प्रिशा और समर्थ दोनों का अक्स झलक रहा था। प्रिशा की मांग में समर्थ का खून देखकर उसकी आंखें भर आती है। उसे समर्थ अचानक प्रेम दिखाई देता है। समर्थ को प्रिशा को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। उसने प्रिशा को देखकर कहा, आई एम सॉरी प्रिशा, मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया और न ही मैं हर्ट करने आया था। मैं तो यहाँ तुम्हें लेने आया था ताकि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाकर अर्नब के खिलाफ की एफआईआर को वापस ले सको। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही प्रिशा ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहते हुए वो बिना उसकी और देखे ही कमरे के अंदर चली जाती है। समर्थ को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो वही खड़ा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिशा एक टॉप और जीन्स में बाहर आई। बालों का मैसी बन बनाए, मेकअप के नाम पर बस लिपस्टिक लगाया हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर ना उसने समर्थ को देखा और न ही उसे कोई बात की। दोनों कार में आकर बैठ गए। समर्थ ने एक नज़र प्रिशा को एक नज़र देखकर कार आगे बढ़ा दी। प्रिशा मूड ठीक करने के लिए समर्थ ने सॉन्ग चालू कर दिया। गाना बजाने लगा जो सच में उसके दिल के लफ्ज़ थे, जो वो प्रिशा से कहना चाहता था। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया।
मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं। सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। प्रिशा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बाहर की ओर देखती रही, पर वो जानती थी कि कहीं ना कहीं समर्थ भी उसे यही कहना चाहता है। समर्थ ने दूसरा गाना प्ले कर दिया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अब इस गाने का असर भी प्रिशा पर नहीं हुआ तो समर्थ ने अब तीसरा गाना प्ले कर दिया। के रब्बा जानदा, के रब्बा जानदा, तेनू कितनी मोहब्बत दा दिल करदा। हाँ, तेरे बाजू दिल नहीं लगदा, रोग ये लगा इशा कदा, हर दुआ में तेनू मांगदा, के रब्बा जानदा। समर्थ ने फिर उसकी ओर देखा, इस बार भी वही हाल था। उसने फिर से एक और गाना प्ले करने के हाथ बढ़ाया तो इस बार प्रिशा ने उसके हाथ को रोकते हुए कहा, एक और बार गाना चलाया ना तो ये म्यूजिक सिस्टम उठाकर सीधा बाहर फेंक दूंगी। गाड़ी चलाओ चुपचाप। प्रिशा के ऐसे कहने पर समर्थ का मुंह बन गया। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन भी आ गया। पुलिस स्टेशन दोनों एक साथ अंदर आए तो उन्हें साथ देखकर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे आप दोनों। मुझे आप दोनों को देखकर पहले लगा ही था कि जरूर आप दोनों में कुछ तो चल रहा है। वैसे सर आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? प्रिशा ने उसके पास जाकर कहा कि ये जोड़ियां बनाना शादी कराना तुम्हारा साइड बिजनेस है क्या? कहीं तुमने पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ पंडित की नौकरी तो नहीं शुरू कर दी? बेटा तुम ना अपने काम से काम रखो। मुझे उस भूतिया आंखों वाले शैतान के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लेनी है। उसकी बात सुनकर एक हवलदार कहता है, मैडम यहाँ इंसानों ने के नाम के कंप्लेंट लिखा जाता है, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों का नहीं। प्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अर्नब अग्निहोत्री के खिलाफ की गई कंप्लेंट फाइल लेकर आयो। और प्रिशा प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा मत करो ना। उसकी बात बीच में काटते हुए समर्थ ने कहा। समर्थ के कहने पर उस पुलिस वाले ने फिर कहा, हम मैडम गुस्सा मत करिए, आपके भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके मुंह से भैया सुनकर प्रिशा एक बार समर्थ को देखा जिसका चेहरा देखने लायक था, मानो वो अभी रो देगा। प्रिशा अब जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि वो समर्थ के इरादों से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसे प्रिशा का भैया सुनकर कैसा लग रहा होगा ये सोचकर ही वो हंसे जा रही थी। उस पुलिस वाले ने दोनों के एक्सप्रेशन नोट करते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओफ बेबी तुम्हारी ये खुशबू मुझे हमेशा पागल कर देती है। प्रिशा ने उसके पास जाकर कहा कि ये जोड़ियां बनाना शादी कराना तुम्हारा साइड बिजनेस है क्या? कहीं तुमने पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ पंडित की नौकरी तो नहीं शुरू कर दी? बेटा तुम ना अपने काम से काम रखो। मुझे उस भूतिया आंखों वाले शैतान के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लेनी है। उसकी बात सुनकर एक हवलदार कहता है, मैडम यहाँ इंसानों ने के नाम के कंप्लेंट लिखा जाता है, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों का नहीं। प्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अर्नब अग्निहोत्री के खिलाफ की गई कंप्लेंट फाइल लेकर आयो। और प्रिशा प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा मत करो ना। उसकी बात बीच में काटते हुए समर्थ ने कहा। समर्थ के कहने पर उस पुलिस वाले ने फिर कहा, हम मैडम गुस्सा मत करिए, आपके भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके मुंह से भैया सुनकर प्रिशा एक बार समर्थ को देखा जिसका चेहरा देखने लायक था, मानो वो अभी रो देगा। प्रिशा अब जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि वो समर्थ के इरादों से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसे प्रिशा का भैया सुनकर कैसा लग रहा होगा ये सोचकर ही वो हंसे जा रही थी। उस पुलिस वाले ने दोनों के एक्सप्रेशन नोट करते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्रिशा और समर्थ दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ को एक कॉल आया तो वो बाहर चला गया। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, मैम सच में आप दोनों में कुछ है क्या? प्रिशा अब भी खामोशी से बाहर खड़े समर्थ को देख रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो उस पुलिस वाले ने कहा, आपको पता है मैम मैं कौन हूँ? मैं कबीर हूँ, आदि सर, आयान सर और अर्नब सर का जूनियर, और समर्थ सर हम सबके सीनियर। पूरे कॉलेज में जहाँ आदि सर आपने गुस्से की वजह से फेमस थे, वही आदि सर आपनी शरारत, आयान सर आपनी फ्लर्टिंग के लिए, तो वही समर्थ सर चार्मिंग और काइंड हार्टेड पर्सन के लिए। आपको पता है उन्होंने बहुत लड़कियों को रिजेक्ट करके उनका दिल तोड़ा है। और अभी जब मैंने भैया कहा तो सर एक्सप्रेशन देखकर समझा गया था कि वो आपको लाइक करते हैं। क्या ये सच है? प्रिशा जिसकी नज़र अब भी समर्थ पर टिकी हुई थी उसने खोए हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया तो? कबीर ने आंखों को फाड़े कहा, क्या उन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट कर दिया? उस वक्त दिमाग क्या बेच आई थी आप? सच में आप और आपकी दोस्त दोनों बेवकूफ़ हैं। एक ने अच्छे खासे लड़के को ठुकरा दिया और दूसरी उसने तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली उस गुस्सेल बेल से शादी करके। प्रिशा को अब गुस्सा आ गया। उसने कबीर के हाथ में फाइल लगभग पटकते हुए कहा, ये लो कर दिया साइन।
और ज्यादा लव गुरु न बन के चोर पकड़ने में ध्यान दो। इतने बड़े पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक चोर नहीं है लॉकअप में। तुम क्या वो माल पीकर बीड़ी और चखना खाकर ड्यूटी करते हो यहाँ? खुद की अकल भकल नहीं है और मुझे प्रिशा खुराना को भाषण दे रहा है ये आदमी। प्रिशा कबीर को सुनाते हुए बाहर चली जाती है। कबीर मुंह फाड़कर उसे जाता हुआ देख रहा था। प्रिशा आकार गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। कुछ मिनट बाद समर्थ भी आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। समर्थ से अब प्रिशा की ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, प्रिशा प्लीज मुझसे बात करो। तुम्हारी चुप रहना मेरे दिल में खुद को गुनहगार साबित कर रहा है। तुम इसलिए डर रही हो ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो नाराज होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे भी माफी मांग लूंगा। कह दूंगा कि ये सारी मेरी गलती है। वो मुझे जो कहना चाहे, जो सज्जा देना चाहे दे दे, मगर तुम्हें कुछ भी न कहे। प्रिशा उसे बस देखे जा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना प्यार को कितना ही छुपाने की कोशिश करो पर पता चल ही जाता है। वही समर्थ के साथ था। वो भी लाख छुपाने की कोशिश करता पर उसकी आंखें में प्यार प्रिशा देख सकती थी, और ये सच में उसकी पाक मोहब्बत थी जो वो प्रिशा को 5 साल से नहीं भुला पाया था। इतना नहीं बल्कि ये जानते हुए भी जिसे वो इतनी मोहब्बत करता है वो किसी और की मोहब्बत है। अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है जहां अगर लड़का या लड़की किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर उनसे उन्हें वही मोहब्बत मिले तो उन्हें मरना या मेरी नहीं हुई तो किसी भी नहीं होगी, ऐसी सोच रखते हैं। वही समर्थ था, ये जानते हुए कि प्रिशा उसे मोहब्बत नहीं करती फिर भी वो उसके लिए किसी और सामने झुकने को तैयार था। प्रिशा ने उसकी बात सुनकर कहती है, जो है नहीं उसे क्या क्या शिकायत करोगे तुम? समर्थ ने कहा, क्यों तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या? या उसने तुमसे वादा करके बेवफाई की उसने? प्रिशा ने उसकी आंखें में देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हम उसने मुझसे वादा तो साथ रहने का किया था पर जिंदगी के इतने बड़े सफर में मेरा साथ छोड़कर चला गया मेरी ही आंखों के सामने। समर्थ ने ड्राइव करते हुए कहा, मतलब? प्रिशा ने भरी नजरों और रूद गले से कहा, मेरी ही आंखों के सामने स्वयं कपूर और रियाज ने उसे तड़पाते हुए जान से मार डाला। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह गए। समर्थ जो गाड़ी चला रहा था वो शौक से अचानक ब्रेक मारता है, फिर हीरानी से प्रिशा को देखता है। फिर कहता है, ये सब कब हुआ और उन लोगों क्यों मारा उसे? प्रिशा ने उसे उस दिन की सारी बात बता दी और फूट फूट कर रोने लगी। तो समर्थ ने बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। पर समर्थ के सीने से लगकर उस दिन से अपने दिल में समेटे हुए सारे दर्द प्रिशा के आंसू के जरिए बह रहे थी। प्रिशा के दर्द को महसूस करते हुए आंखें तो समर्थ की भी नम हो गई थीं। दोनों इस चीज से बेखबर एक नई मोहब्बत की दास्तान लिखने जा रहे थे। अर्नब ने चाहत को घर से तो नहीं निकला था, पर उसका बर्ताव और भी ज्यादा कठोर हो रहा था। अर्नब को गिल्ट तो बेहिसाब था पर वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था अगर वो चाहत से जरा सा भी प्यार से बर्ताव करेगा तो उसे अपने प्यार को भूलकर चाहत को अपनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो चाहत की ओर खींचा चला जा रहा था। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ चुकी थी। उसे समझा नहीं आ रहा था वो चुने तो किसे चुने। जहाँ इतना कुछ हो रहा था वहाँ कोई और भी था जो इन सब को तबाह करने की राह में खड़ा था। कॉटेज। एक खूबसूरत कॉटेज में एक लड़का एक लड़की को किस किए जा रहा था। उसे इतना अग्रेसिव होता हुआ देखकर वो लंकी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद वो लंकी बेड से उठकर विंडो के पास खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को अपनी लाल आंखें से देख रही थी। वो लड़का उस लंकी को पीछे से बाहों में भरते हुए मदहोश भरी आवाज में कहता है, उफ्रिया बेबी, तुम्हारी ये खुशबू मुझे हमेशा पागल कर देती है और तुम्हारा ये गुस्सा मुझे तुम्हारे करीब ले आता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी वही नफरत देख सकता हूँ अर्नब के लिए जो मेरी आंखों में है। रिया उस लड़के की तरफ मुड़ते हुए उसके गले में बाहें डालकर कहती है, कैसे भूल जाओ, मैं तो उसे पाना चाहती थी और उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए धक मारकर ऑफिस निकल दिया। अरे मैंने किया था, आजकल हर कोई ऐसे छोटे मोटे चोरी करता ही है। ऋषभ यानी आरके ने कहा, और उसने मुझसे फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट ले गया। सुना है उसकी खूबसूरत बीबी है जिसे सबसे छुपा कर रखा है उसने। जरा हम भी तो देखे ऐसी कौन सी खूबसूरत बला है जो आरके की नजरों से बच गई। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आरके तुम करना क्या चाहते हो? आरके ने कुछ नहीं कहा, बस चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो आगे आने वाले तबाही का एक आगाज था। अर्नब का चाहत को छुप छुप कर देखना और तुम्हारी जगह वो मेरे बेड पर होगी। वो लड़का उस लंकी को पीछे से बाहों में भरते हुए मदहोश भरी आवाज में कहता है, उफ्रिया बेबी, तुम्हारी ये खुशबू मुझे हमेशा पागल कर देती है और तुम्हारा ये गुस्सा मुझे तुम्हारे करीब ले आता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी वही नफरत देख सकता हूँ अर्नब के लिए जो मेरी आंखों में है।
रिया उस लड़के की तरफ मुड़ते हुए उसके गले में बाहें डालकर कहती है, कैसे भूल जाओ, मैं तो उसे पाना चाहती थी और उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए धक मारकर ऑफिस निकल दिया। अरे मैंने किया था, आजकल हर कोई ऐसे छोटे मोटे चोरी करता ही है। ऋषभ यानी आरके ने कहा, और उसने मुझसे फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट ले गया। सुना है उसकी खूबसूरत बीबी है जिसे सबसे छुपा कर रखा है उसने। जरा हम भी तो देखे ऐसी कौन सी खूबसूरत बला है जो आरके की नजरों से बच गई। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आरके तुम करना क्या चाहते हो? आरके ने कुछ नहीं कहा, बस चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो आगे आने वाले तबाही का एक आगाज था। तभी आरके ने कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हारे अर्नब को कुछ नहीं करूंगा, पर कुछ ऐसा होगा कि उसकी जान निकलूंगा। तुम बस दुआ करो उसकी बीबी खूबसूरत ना हो। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि अगर वो खूबसूरत हुई तो? आरके ने उसे उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके होठों पर किस करते हुए कहा, तो अगली बार तुम्हारी जगह वो मेरे बेड पर होगी। बे से भी आरके के बेड पर सिर्फ खूबसूरत चीजों की जगह है। हर किसी को ये चांस नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें मिलता है जो आरके को हसीन और जबा नजर आती है। रिया ने भी सतनियत से मुस्कुरा कर कहा, फिर तो मैं यही चाहूंगी, अर्नब की वो सो कॉल्ड बीबी इतनी खूबसूरत कि तुम्हारी निगाहें ही ठहर जाए, ताकि वो तुम्हारे कैद में हमेशा के लिए बंद हो जाए, और उसके बदले में अर्नब को इतना मजबूर कर दूं कि उसे मेरे करीब आना ही पड़े। मैं रोज उसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। आरके ने रिया के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, करेंगी बेबी उसकी जिंदगी बर्बाद, फिलहाल वो कर ले जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। रिया ने उसके गले में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कराते हुए कहा, जरूर बेबी। कहते हुए रिया ऋषभ के होठों पर अपने होंठ रख देती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऋषभ रिया दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते अपने प्यार में खो जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। शाम का वक्त, जन्नत बिला। अर्नब आज अकेले ही ऑफिस से घर आता है, क्योंकि समर्थ अब भी प्रिशा के साथ था और आदि और आयान जानबूझकर घर नहीं आए थे ताकि अर्नब और चाहत को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने मौका मिले। सब पूरी कोशिश कर रहे थे कि दोनों के बीच की दूरियां मिट सके। अर्नब घर आया, आज वो काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए आते ही सोफे पर पसर गया, अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद ही अपने में बुदबुदाता काफी, पर अचानक उसने आंखों को खोलकर देखा तो सामने काफी रखी हुई थी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। अर्नब ने झट से उठा ली, ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। वो अपनी नजरें घुमाते हुए पूरे घर में चाहत को ढूंढने लगा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, पर चाहत उसे कहीं नहीं दिखती। ऐसा पिछले 2 दिन से हो रहा था। 2 दिन से चाहत अर्नब के समाने नहीं आ रही थी। उसका हर काम वो चुपचाप कर दिया करती थी, ज्यादा से ज्यादा हर काम करने के बाद एक चिट्ठी रख दिया करती थी। चाहत देर रात अर्नब के सो जाने के बाद कमरे में आया करती, सुबह अर्नब के उठने से पहले ही कमरे से निकल जाया करती। 2 दिन से एक ही घर में रहने बावजूद भी अर्नब ने चाहत को देखा नहीं था। अब तो उसकी आंखें तरस रही थी उसे देखने के लिए। अर्नब ना चाहते हुए भी किचन की ओर बढ़ गया। किचन। चाहत को कोई एहसास नहीं था कि अर्नब घर वापस आ चुका है। वो बस खाना बनाने में लगी हुई थी, पर फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी साड़ी को कमर से टाँका हुआ था, उसके चेहरे पर जरा सा आटा लगा हुआ था, थोड़ा सा उसके गाल पर भी। चेहरे से पसीने की बूंद किसी मोती की तरह चमक रहा था। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। अर्नब के आने का वक्त हुए जा रहा था। अर्नब किचन के दरवाजे से टिककर उसे बस देखे जा रहा था। उसकी आंखें में एक सुकून सा भर गया था चाहत को देखकर, पर अचानक उसकी नज़र चाहत के कमर पर टिक गई जो इस वक्त अर्नब की आंखें के सामने झलक रही थी। पर अचानक चाहत खाना बनाते हुए उसका हाथ कढ़ाई पर लग जाता है, जिसे गर्म तेल चाहत पर गिरता इससे पहले ही अर्नब उसे अपनी तरफ खींच लेता है, चाहत को अपने सीने में छुपा लेता है। पर कढ़ाई नीचे से गर्म तेल जरा सा छिटक कर चाहत के हाथ पर पहले ही गिर चुका था। चाहत अर्नब के सीने से सिर निकलकर उसे देखती है, जो इस वक्त दर से नीचे पड़ी उस गर्म तेल की कढ़ाई को देख रहा था। फिर खुद चाहत को देखकर उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए कहता है, तुम ठीक हो? इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? खाना पहली बार बना रही हो क्या? अगर मैं नहीं होता तो क्या हो जाता? अभी मरकर पड़ी होती और किसी को पता भी नहीं चलता। चलो मेरे साथ, कहते हुए उसे ले जाने लगा तो चाहत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब ने कहा, अब क्या? चाहत ने इशारे से कहा। अर्नब ने उसे देखकर कहा, हम समझ गया, ये गैस बंद करना है ना? अभी कर देता हूँ। बे से इसे बंद कैसे करते हैं? चाहत को अचानक हंसी आ गई, क्योंकि अर्नब कह तो इतनी जोर से रहा था जैसे उसे सब पता हो।
पर उसकी हरकत देखकर चाहत मुस्कुराने लगी। पर अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि अर्नब गैस की स्विच को खिलौने की तरह मुड़े जा रहा था, जैसे कोई खिलौना हो। चाहत उसे रोकती इससे पहले ही वो टूटकर अर्नब के हाथ में आ चुकी थी और अर्नब मासूम नजरों चाहत को देख रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही और ये सब अपने आप हो गया। अर्नब ने खुद का बचाव करते हुए कहता है, देखो देखो मुझे डटना मत, मैंने कुछ नहीं किए, ये अपने आप हो गया, मेरे ख्याल से पहले से ही खराब था। चाहत ने उसे घूर कर देखा जैसे कहना चाहती हो, अच्छा पहले से खराब था तो मैं क्या हवा में खाना बना रही थी। तभी आयान दंदनाए हुआ किचन में टपक पड़ा। चाहत, एक कप काफी, कहते हुए जब उसकी नज़र दोनों पर पड़ी तो वो रुक गया। फिर पीछे मुड़कर कहता है, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। यार रोमांस करना है तो जाओ ना, आपने कमरे में यहाँ सिंगल लोगों को क्यों जला रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर चाहत ने खुद को ठीक किया। वही अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, हम कर ही क्या रहे थे और हम क्यों जाए कमरे में, बेसिक तुम लोग कहाँ कुछ होने देते हो, जब देखो तब टपक पड़ते हैं मेरी जिंदगी के 3 बंदर। उसकी बात सुनकर पास खड़ी चाहत हैरान थी। भले ही अर्नब ने धीरे से कहा हो पर चाहत सुन पाई थी। अर्नब ने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, एक बता समर्थ कहाँ है, सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ पर उठा ही नहीं रहा, कहाँ है वो। आयान ने उसे देखकर कहा, मैं क्या उसका पी या गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझे पता होगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं तो खुद ऑफिस से भूखा प्यासा तेरे जैसे जल्लाद के साथ काम करके आया हूँ, जो गधों और उंटों की तरह मुझसे काम करवाता है। तुझसे किसने कहा था यहाँ आकार कबाड़ी खेलने के लिए, छोड़ दिया ना, अब मैं खाना खाऊंगा, कहते हुए रोनी सूरत बनाते हुए अर्नब को देख रहा था। अर्नब ने कहा, क्यों, तुझे तो इंटरनेशनल डिश बनानी आती है ना, भूल गया पिछली बार बनाया था ना होनोलुलु की फेमस डिश, इस बार बना लेना लॉस एंजेलिस की फेमस डिश। आयान बेचारा सा मुंह बनाकर चाहत को देखता है तो चाहत अपनी पलकें झपका देती है। आयान जैसे उसकी बात समझ गया हो वो अर्नब को देखकर मुंह मोड़कर चला जाता है। अर्नब उसके जाते ही चाहत को घूर कर देखते हुए सोचता है, इसकी हिम्मत मुझे मुंह मोड़ रहा है, जब से ये यहाँ आई है तब से सब में बहुत हिम्मत आ गई है। चाहत अपना आधा बनाया हुआ खाना लेकर जाने लगी तो उसके हाथ में दर्द उभर आया। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली तो अर्नब ने उसकी हेल्प करते हुए सारे खाने को ले जाने लगा। चाहत बस अर्नब देखती रही। अर्नब ने जब उसे खुद को देखता पाया तो उसे कहा, ऐसे मत देखो, आई नो आई एम वेरी हॉट, अब चलो भी। दोनों डाइंग एरिया की ओर चले गए। प्रिशा का अपार्टमेंट। प्रिशा के कमरे में समर्थ प्रिशा को बाहों में लिए बेड से टिककर लेटा हुआ था। प्रिशा उसके सीने से लगकर सो रही थी। दरअसल प्रिशा रोते रोते सो गई थी, इसलिए समर्थ उसे घर ले आया था। कहीं प्रिशा की नींद टूट न जाए इसलिए समर्थ घर ही नहीं गया था। दूसरी तरफ कपूर मेंशन स्वयं नशे में धुत था, इतना कि उसे खुद होश तक नहीं था। वो नशे में उठकर आईने के पास आता है। आपने अक्स को देखते हुए आपने चेहरे को छूते हुए नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ये चेहरा दुनिया के लिए स्वयं का है, पर ये कोई न ही जानता ये चेहरा स्वयं का नहीं बल्कि सार्थ है। 58 सेकंड डीप किस दिल। प्रिशा का अपार्टमेंट। प्रिशा के कमरे में समर्थ प्रिशा को बाहों में लिए बेड से टिककर लेटा हुआ था। प्रिशा उसके सीने से लगकर सो रही थी। दरअसल प्रिशा रोते रोते सो गई थी, इसलिए समर्थ उसे घर ले आया था। कहीं प्रिशा की नींद टूट न जाए इसलिए समर्थ घर ही नहीं गया था। दूसरी तरफ कपूर मेंशन स्वयं नशे में धुत था, इतना कि उसे खुद होश तक नहीं था। वो नशे में उठकर आईने के पास आता है। आपने अक्स को देखते हुए आपने चेहरे को छूते हुए नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ये चेहरा दुनिया के लिए स्वयं का है, पर ये कोई न ही जानता ये चेहरा स्वयं का नहीं बल्कि सार्थ है। अगली सुबह प्रिशा का अपार्टमेंट। प्रिशा की नींद खुली तो वो उठकर बैठ गई, पर उसे कुछ आवाजें आ रही थी तो वो अचानक से आवाज सुनकर डर गई। उसने कमरे में रखा झाड़ू उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़कर किचन में चली गई। वहां कोई नीचे बैठा हुआ था, जिसे देखकर प्रिशा ने बजरंगबली का नाम लिया और दे दनादन मारने लगी। वो इंसान प्रिशा अचानक मारने से संभाल नहीं पाया और गिर गया। उसके गिरते हुए प्रिशा के हाथ रुक गए। उसने जोर से कहा, तुम अभी तक गए नहीं। बेचारा समर्थ नीचे गिरा हुआ प्रिशा को घूर रहा था। वो उठकर बैठा तो प्रिशा उसके बगल में बैठते हुए कहती है, जोर से लगी क्या, माफ कर दो, अगली बार धीरे मरूंगी।
उसकी सुनकर समर्थ ने उसे फिर घूरा तो प्रिशा को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मेरा मतलब नहीं मारूंगी, मुझे लगा कोई चोर है। अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो चोर, चक्के का डर तो होगा ही ना। फिर दांत दिखाते हुए कहती है, बस तुम्हें चोर समझकर जरा सा पीट दिया। समर्थ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, ओ जरा सा पीटा क्या? जरा सा मतलब झाड़ू से बस 8 बार पीटा है, राइट। एक बताओ, तुम्हें मैं कल दूध वाला नजर आ रहा था और आज चोर कही तीसरी बार, मुझे मर्डर ना समझ लो मिस खुराना। उसकी बात सुनकर प्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहती है, हूँ कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? बे से मुझे नहीं पता था तुम जैसे अमीर ज्यादा कुकिंग भी कर लेते हैं, वाओ इम्प्रेसिव। समर्थ ने उठते हुए कॉफी को कप में निकलते हुए कहा, मुझे भी नहीं आता था, इतने चाहत को देखते देखते मैं सीख गया। अब हम दोनों में से किसी एक को खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना। तुम क्या कर सकती हो ये तो मैं देख ही चुका हूँ, इसलिए सोचा कि मैं ही खाना बनाना सीख लूँ। समर्थ फ्लो में बोले ही जा रहा था। वो प्रिशा की ओर काफी बढ़ाता है तो प्रिशा उसकी आंखें में ही देख रही थी। तो समर्थ ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, मेरा मतलब कि एटलीस्ट काफी और कुछ खाना बनाना तो सीख लो, हमेशा मैं रहूंगा। समर्थ की ये बात सुनकर प्रिशा आंखें नम हो गईं। उसने समर्थ को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी हद में रहो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक बार तुम्हें रिजेक्ट था ना, कहा था ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो क्यों पीछे पड़े हो मेरे? ये सब कुछ करके तुम मेरे दिल में जगह बनाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? कान खोल कर सुन लो समर्थ, चाहे तुम कुछ भी करो लो पर प्रिशा तुमसे प्यार कभी नहीं करेगी। तुम मर भी जाएगे तो प्रिशा कभी नहीं होगी तुम्हारी, समझे? वो ये सब कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वो बेड पर बैठकर रोते हुए अपने कान पर हाथ रख लिया। उसे कुछ बातें सुनाई दे रही थी। प्रिशु, खाना बनाना सीख लो ना बच्चा, हमेशा मैं नहीं रहूंगा जो तुम्हारे लिए। वक्त किसका सगा नहीं होता प्रिशु, वो कभी भी पलट सकता है। क्या पता आज जो प्रेम तुम्हारे सामने खड़ा है वो कल तुम्हारी आंखों से कब ओझल हो जाए। प्रिशा ने उसकी बात सुनकर उसे गले से लगाकर रोते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम कहाँ जाएगे मुझे छोड़कर? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना तुम्हारी प्रिशा जी नहीं सकती? दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, तुम्हारे बिना तुम्हारी प्रिशा मर जाएगी प्रेम, मर जाएगी प्रिशा। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन प्रिशा को प्रेम याद नहीं आई। कहते हैं मौत कभी बताकर नहीं आती। एक दूसरे का साथ के सपने सजाने वाले प्रिशा और प्रेम ने भी नहीं सोचा होगा कि दोनों को वक्त जुदा कर देगा। खासकर प्रिशा ने सोचा होगा कि मजाक में कही हुई प्रेम की बात एक दिन सच हो जाएगी। प्रिशा काफी देर तक यही रोती रही। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में बाहर आई और समर्थ को ढूंढने लगी, पर समर्थ कहीं नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए आकार टेबल पर बैठ गई तो अचानक खाने की खुशबू आने लगी। उसने देखा तो काफी कुछ वहाँ खाना रखा हुआ था। साइड में एक लेटर था। आई एम रियली सॉरी प्रिशा, मैं कभी भी तुम्हारे दर्द की वजह नहीं बनना चाहता था, पर जब भी तुमसे मिला तो अनजाने में तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। सैयद, मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे सामने ना आऊं। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी बना दिया है। आई होप यू विल लव इट और बी फॉर एवर। ये पढ़ते ही प्रिशा उदास हो गई। वो अपने किए के लिए समर्थ से माफ़ी मांगना चाहती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो समर्थ के साथ बिताए पल को याद करने लगी। हाँ, समर्थ के पास बहुत मौके थे जहाँ वो प्रिशा संग कुछ भी कर सकता था, और कल रात तो सबसे बढ़िया मौका था जब प्रिशा टूटी हुई थी। समर्थ चाहता तो प्रिशा संग जबरदस्ती कर उसका फायदा उठा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि समर्थ सच में उसे बहुत प्यार करता था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि प्रिशा अपने दर्द से उभर सके। उसका प्यार सच में बहुत निस्वार्थ था। सामर्थ के ये आखिरी शब्द उसके दिल में एक अनजाना सा दर्द पैदा कर रहे थे, जैसे उसकी कोई अजीज चीज उसे दूर चली जा रही है। प्रिशा जल्दी से उठी और कमरे में गई और तैयार होकर समर्थ से माफी मांगने अग्निहोत्री इंडस्ट्री चली गई। अग्निहोत्री इंडस्ट्री, लिफ्ट। आयान बाहर खड़े हुए लिफ्ट को घूर रहा था। वो कंफ्यूज्ड था अंदर जाए या न जाए। वो एक बार सीढ़ियों की ओर देखता है क्योंकि उसका केबिन 5th फ्लोर पर था। यार, इतना अगर मैं चढ़ कर ऊपर गया तो कल सुबह पहुंचूंगा, और अगर असुर अर्नब ने मुझे देख लिया तो कहीं उसी फ्लोर से नीचे ना फेंक दे। ये लिफ्ट थोड़ी रुकेगी, बाकी लोग भी तो जाते हैं ना, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वो वेट करता है और बाकी लोगों संग लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट से धीरे धीरे सब अपने फ्लोर पर उतर जाते हैं, बस आयान को छोड़कर। आयान अपने फोन में घुसा हुआ था।
कि अचानक लिफ्ट रुक गई और उसके साथ साथ आयान की धड़कन भी। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने खुद से कहा, यार मेरी जुबान कब से इतनी काली हो गई, मेरी कही हुई कोई बात तो आज तक सच नहीं हुई, तो ये कैसे हो गई। वो जल्दी से आदि को कॉल करता है। दूसरी तरफ से आदि फोन उठाते हुए कहता है, हम बोल, आज किसके साथ फ्लर्ट करने के लिए रुक गया। आयान ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, भाई आज तो ऊपर वाले ने मेरे साथ फ्लर्ट कर दिया। ये नीचे वाली लिफ्ट रुक गई है भाई, बचा ले मुझे, बचा ले। आदि उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, भाई तू बस थोड़ी देर रुक, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि आदि जानता था कि आयान को क्लोस्ट्रोफोबिया था, उसे बंद जगहों में घुटन होती थी, वो पैनिक होने लगाता था, उसकी सांस फूलने लगती थी। वही आयान के साथ हो रहा था, वो धीरे धीरे पैनिक हो रहा था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। उसने अपने कोट को निकलकर अपनी टाई निकलने लगा, उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। वो सच में धीरे धीरे पैनिक हो रहा था, उसकी सांस फूलने लगती थी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। वो झटपटा रहा था कि अचानक लिफ्ट की लाइट चली गई। अब आयान लगभग लिफ्ट में नीचे बैठ गया था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो धीरे धीरे उसमें खोता चला गया। वो किसी को देखने की हालत में नहीं था, पर इतना महसूस कर सकता था कि कोई किस कर रहा है। धीरे धीरे वो लंकी आयन के और करीब चली गई, उनकी किस और भी पासनेट और रोमांटिक होती गई। अब आयान थोड़ा ठीक था, पर अब भी वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। वो बस उसे महसूस कर रहा था। उनकी किस वक्त के साथ डीप होती गई। आयान भी किस बैक करने लगा था। अब उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ समर्थ जब ऑफिस आया, इतने सारे लोगों को लिफ्ट के पास देखकर वो बही आ गया। उसे बही आदि और अर्नव दिखे जो लिफ्ट खोलने वाले के पास खड़े थे। समर्थ ने कहा, क्या हुआ है तुम दोनों यहाँ। आदि ने कहा, यार आयान लिफ्ट में फंस गया है, तू जनता है ना उसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। फिर उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता, और ये टकला लिफ्ट वाला लिफ्ट खोल ही रहा है तब से। अर्नव भी परेशान था, क्योंकि पहले भी आयान के साथ ये हो चुका है। सब जानते थे कि उसकी हालत कितनी बुरी हो जाती है। अब उसे गुस्सा आने लगा था, उसे आयान की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने उस लिफ्ट वाले से कहा, हटो। उसका वो एक वर्ड ही उसके गुस्से को दर्शा रहा था। वो लिफ्टमैन जल्दी वहां से हट गया। अर्नव खुद उसकी जगह लिफ्ट ठीक करने लगा। वहां खड़े सब लोग अर्नव को ऐसे देख रहे थे मानो कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। सबकी आंखों मानो बाहर आने को थी। अर्नव की थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लिफ्ट खुल गई। आदि, अर्नव और समर्थ भागकर अंदर गए तो देखा आयान बेहोश था। तीनों उसे ऐसे देखकर घबरा गए, पर उसकी सांसें नॉर्मल थी। समर्थ ने आयान के चेहरे को थपथपाया तो आयान की थोड़ी सी आंखें खुली, पर अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो गया।